सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। आप सभी जानते होंगे क्या टॉपिक चल रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रही थी। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आपको बताया था सेल के बारे में। सबसे पहले लेक्चर में बताया था आपको सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद कल वीडियो डली थी, कल आपको बताया गया था सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज उससे आगे का सिलेबस आपको चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीजें रिकैप करा देता हूँ जिससे आपको चीजें याद रहें। तो कल हमारा सबसे पहला टॉपिक था सेल स्ट्रक्चर के बारे में ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहली होती है प्लांट सेल और दूसरी होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल ज्यादा टफ होती है बिकॉज ऑफ इट्स सेल वॉल, और एनिमल सेल ज्यादा टफ नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद में आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। क्या सेल मेम्ब्रेन होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये सेपरेट करती है कंटेंट को इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है और अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें सब्सटेंसेस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को चले वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और जिसमें हायर से लोअर की तरफ को चले वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। हाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होगी और पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। आई होप कल वाली चीजें आपको याद होंगी। उसके बाद एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस मैंने बताया था आपको। एक्सो मतलब ऐसे ही, ऑस्मोसिस की ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर आउटसाइड मूव करे, यानी जब पानी बाहर सेल से निकलेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी। और एंडोस्मोसिस ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें पानी सेल के अंदर जाएगा। जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल स्वेल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सेल वॉल मैंने आपको बताई थी। नॉन लिविंग और रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, और ये बचाती है सेल को बर्स्ट और कोलैप्स होने से। कल लेक्चर में एक्सप्लेन करके मैं बता चुका हूं ये चीज। उसके बाद में प्लाज्मोलाइसिस मैंने आपको बताया था। ठीक है, लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, इट रिजल्ट इन श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट एंड सेल मूव्स अवे फ्रॉम द सेल। प्रोसेस मैंने सारी समझा दी थी कि जब सेल अपना वाटर लूज करती है तो वो सेल वॉल को छोड़कर एक कोने में इकट्ठा हो जाती है। इस तरह की सेल क्या कहलाएगी? प्लाज्मोलाइज सेल, और ये प्रोसेस कहलाएगी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है भाई। इसके बाद में फंक्शन ऑफ सेल वॉल्स बता दिए थे, ये भी इसको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। उसके बाद में कंपैरिजन किया गया था प्लांट सेल की और एनिमल सेल की सेल वॉल का। प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की, और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की। ये कंपैरिजन था तीनों के बीच में। उसके बाद में आपको न्यूक्लियस बताया गया था। कल समझा चुका हूं मैं क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शन है उसको करने का काम कौन करेगा भाई? न्यूक्लियस करेगा। ठीक है, उसके बाद बताया था मैंने आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के। तो यहां तक आपका हो जाता है रिकैप। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर का अगला टॉपिक। तो बिना किसी फर्दर डिलेशन के शुरू करते हैं, आइए अपना टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है जो आज कवर होगा वो है साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म? सभी ने नाम सुना होगा। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट फाउंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड कंटेंट होता है जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड कंटेंट क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट ऑल्सो कंट्रोल मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन्स। ठीक है, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला हर एक ऑर्गन सेल के लिए एक स्पेशल फंक्शन करता है। ठीक है, हर एक स्पेशल फंक्शन एक ऑर्गन करता है जो किसमें पाया जाता है भाई? साइटोप्लाज्म के अंदर। ईच ऑर्गेनल एनक्लोज्ड विद मेम्ब्रेन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। लास्ट वाले लेक्चर में अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है कि उसके न्यूक्लियस और उसके ऑर्गेनल पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती।
अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस और किसी भी ऑर्गेनल पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यहां पर वही लाइन लिखी हुई है, ईच ऑर्गेनल एनक्लोज्ड विद मेम्ब्रेन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे उन सब के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी होगी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। अभी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई कि सेल के अंदर होने वाले जितने भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो कौन करते हैं? सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द सेल। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, ईटीसी। और भी बहुत सारे होते हैं, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम होता है सेल का और इसके अंदर ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल की अगर मैं बात करूं तो सेल ऑर्गेनल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोला जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स दैट रन्स थ्रू द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का, जो रन करता है थ्रू द सेल, यानी पूरी सेल के अंदर फैला होता है। आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, सेल के अंदर फैला हुआ एक नेटवर्क या एक जाल जो किसका बना होता है? ट्यूब्स और शीट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है SER, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है RER। ठीक है भाई, यहां तक? देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मोलिक्यूल्स और लिपिड्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शंस। आपने दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग अलग फंक्शन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है जो सेल के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या है? जिस पर आपको ये येलो येलो डॉट्स नजर आएंगी, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये डॉट्स आपको नजर आएंगी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इन डॉट्स की वजह से इसकी सरफेस क्या हो जाती है? रफ हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जिस पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन में आपको बता चुका हूं, क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करने का काम करता है, जो सेल के फंक्शन के लिए जरूरी होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैंने आपको क्या बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या होंगे? डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, जो इसकी सरफेस को क्या बना देंगी? रफ बना देंगी, जिस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये डॉट्स होते हैं क्या भाई? राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ नजर आता है क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं। इट मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन फॉर द सेल। क्या काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। इट मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन फॉर द सेल। स्मूथ ने क्या किया था? फैट और लिपिड्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन सेंड टू द वेरियस प्लेसेस ऑफ द सेल, यानी प्रोटीन को बनाता है और सेल के अलग अलग प्लेसेस में भेजता है। ठीक है, प्रोटीन को बनाने का काम करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस प्रोटीन को अलग अलग पार्ट्स में भेजने का काम भी कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस्तेमाल करके ऐसी जगहों पर प्रोटीन्स को भेजेगा जहां प्रोटीन की जरूरत हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? गोल्जी एपरेटस। क्या है? गोल्जी एपरेटस। देखिए, इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को जो डिस्कवर किया था वो कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने किया था। इट वर्क्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। इट वर्क्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। आपका जो गोल्जी एपरेटस होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन को भेजने का और प्रोटीन को पैक करने का काम करता है। यानी प्रोटीन जो बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसको पैक करना और उसको किसी पर्टिकुलर जगह पर भेजने का काम कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस करेगा। बिकॉज दीज मेम्ब्रेन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन होता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के साथ। ठीक है, देखिए मैं दोबारा समझाता हूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन को बनाया। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बना उसको पैक किसने किया भाई? गोल्जी एपरेटस ने। अब गोल्जी एपरेटस उस प्रोटीन को पैक करके ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जहां उस प्रोटीन की जरूरत होगी। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या क्या काम करता है भाई? पहला काम क्या है? फंक्शन ऑफ स्टोरेज। दूसरा काम क्या हो गया? मॉडिफिकेशन करता है एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को पैक करने का काम भी करता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फंक्शन इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, वो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग होता है। आगे पता चलेगा लाइसोसोम क्या है। तो यहां तक गोल्जी एपरेटस के बारे में आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार और। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को पैक करने के लिए उसने किसके पास भेजा? गोल्जी एपरेटस के पास। अब गोल्जी एपरेटस ने उस प्रोटीन को पैक किया और पैक करने के बाद ऐसी जगह पर भेजा जहां उस प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है भाई? स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद में मॉडिफिकेशन का काम करता है और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का भी काम करता है। और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप यहां तक चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइसोसोम। अभी बताया था मैंने लाइसोसोम किसने बनाया था? गोल्जी एपरेटस ने बनाया था। फॉर्मेशन में हेल्प किसने करी थी? गोल्जी एपरेटस ने। अब ये लाइसोसोम होता क्या है? देखिए, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। भाई क्या भरा हुआ है? डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड लीड्स टू द सेल क्लीन। ये बाहर वाले मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को साफ करने का काम करते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव मटेरियल भरा है। अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी होस्ट मटेरियल सेल के अंदर एंटर करता है तो ये उसको क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। समझ गए? दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपल सब्सटेंसेस। ये सेल के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। समझे यहां तक? क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कभी कभी क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो खुद फट जाता है और लाइसोसोम के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम पूरी सेल में फैल जाता है। और जैसा आपको पता है कि वो एंजाइम कैसा है? डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जो जो चीजें उसके कनेक्ट में आएगी, जो जो चीजें उसके संपर्क में आएगी डाइजेस्टिव एंजाइम के, वो उन सब चीजों को गला देगा। इसलिए लाइसोसोम को कभी कभी सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपनी ही सेल को क्या कर देता है? खा लेता है, अपनी सेल को ही
खत्म कर देता है। देयरफॉर इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। समझे यहां तक बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को फंक्शन करने के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो कौन प्रोड्यूस कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कराता है। देखिए, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसको सेल का क्या बोला जाता है? पावर हाउस भी बोला जाता है। इट हैज टू मेम्ब्रेन कवरिंग, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोरस होती है, यानी बारीक बारीक छेद होते हैं इसमें। और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है? डीपली फोल्डेड होती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, दो मेम्ब्रेन है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस है। और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। ये फोल्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे डायग्राम के अंदर। ये कैसी है भाई? डीपली फोल्डेड है। ठीक है, आगे देखिए। इनर फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है। अब जो एनर्जी ये सेल को प्रोवाइड करता है वो किसकी फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में करता है। या आप कह सकते हो जो सेल की एनर्जी करेंसी होती है वो कौन होती है? एटीपी होती है। अब ये जो आपने डीप फोल्ड्स दिखाई देखे हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ये फोल्ड्स सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। जितने ज्यादा फोल्ड्स सेल के अंदर होंगे उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही एटीपी का प्रोडक्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया कर पाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होती हैं? तो पहला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। दो चीजें ऐसी होती हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स होते हैं कौन से राइबोसोम? राइबोसोम होते हैं 70S। कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 70S। ठीक है भाई, कौन से राइबोसोम होंगे? 70S राइबोसोम्स। क्लियर है यहां तक? आई होप चीज समझ आ गई होंगी आपको। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। किसके अंदर होंगे? ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, दे कंटेन क्लोरोफिल। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। आप सभी ने सुना होगा कि प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का एब्जॉर्प्शन जरूरी है, तो वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन कराते हैं? प्लास्टिड्स कराते हैं। यानी प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट कराते हैं। तो जब तक सनलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा किसी सेल के अंदर, तो वो सेल कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। तो प्लांट सेल के अंदर सनलाइट के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प कराते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट हेल्प कराते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लीव्स को। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, दे आर फाउंड इन फ्लावर्स। किसमें पाए जाते हैं भाई? फ्लावर्स। क्रोमो, यहां क्रोम से मतलब है, क्रोम का मतलब होता है कलर्स। क्या होता है? कलर्स। यानी जो क्रोमोप्लास्ट होंगे वो प्लांट्स के ऐसे पार्ट में मौजूद होंगे जो ज्यादा कलरफुल होते हैं। अब सोचिए क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं प्लांट्स के अंदर जो बहुत ज्यादा कलरफुल होती हैं। फ्लावर्स होंगे, आपके फ्रूट्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। ग्रीन कलर कौन देगा? लीव्स को, क्लोरोप्लास्ट। और फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर कौन प्रोवाइड करेगा? क्रोमोप्लास्ट। तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता। दीज आर कलरलेस एंड फंक्शन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। यानी इसका मेजर फंक्शन क्या है? स्टोरेज करने का। क्या स्टोरेज करेगा? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स हेल्प स्टोर करेगा। ठीक है, ये कहां पाया जाएगा? मेजरली स्टेम्स में पाया जाएगा, आपकी रूट्स में पाया जाएगा। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? लीव्स में। ये होगा फ्लावर्स में, और ये होगा रूट्स।
एंड स्टेम्स में। समझे यहां तक? प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मैंने आपको पीछे बता दिया था कि सेल के अंदर दो ही ऑर्गेनल ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ये डायग्राम है आपके प्लास्टिड का, कुछ कुछ सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसी तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में आपको डीप फोल्ड्स नजर आएंगे, ठीक है, और ये कुछ पर्पल कलर का आपको नजर आएगा, लेकिन जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें कोई भी डीप फोल्ड्स नहीं है, और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं राइबोसोम्स की। पीछे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र हुआ था तो आपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया होगा, है ना, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं जो उसको रफ बना देते हैं। अब राइबोसोम्स की वजह से ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पा रहा था। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए, इट इज ए मेजर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम होता है वो मेजरली करता कौन है भाई? राइबोसोम करता है, ठीक है। दीज आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, यानी इनकी सरफेस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो आंसर क्या होगा आपका? राइबोसोम। प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, दोनों ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल के भी और प्रोकैरियोटिक सेल की भी। क्लियर है? बहुत आसान सी चीज थी। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई वैक्यूल्स। सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल जो होगा वो क्या होगा? वैक्यूल होगा। वैक्यूल एक स्टोर रूम की तरह काम करता है। जितने भी एक्सटर्नल चीजें होती हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं सेल के पास, वो उसको स्टोर कहाँ करता है भाई? वैक्यूल्स के अंदर। देखिए, वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। सेल के अंदर प्रेजेंट जितना भी सॉलिड या लिक्विड कंटेंट होगा उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करते हैं। समझ आ गया? These are small size in animals and large size in plant cells। ठीक है, जो वैक्यूल होगा वो एनिमल सेल के अंदर छोटा होगा और प्लांट सेल के अंदर बड़ा होगा। It occupy 50 to 90% of part of the plant cell and provide largidity and rigidity to the cell। यानी ये प्लांट का 50 to 90% पार्ट घेर के रखता है। अब आप समझिए कि अगर किसी चीज में ज्यादा वजन है, कोई सेल है जिसका वैक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा रिजिड होगी और सेल ज्यादा लार्ज होगी। ठीक है, तो जिस सेल का जितना बड़ा वैक्यूल होगा वो सेल उतनी ही लार्ज और उतनी ही ज्यादा रिजिड होगी। तो ये रिजिडिटी और लार्जिडिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इट स्टोर्स अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, sugars and various food items। यानी सेल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो सब किसके अंदर स्टोर होंगी भाई? वैक्यूल्स के अंदर ही स्टोर होंगी। वैक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फॉर द सेल। यानी जो वैक्यूल होता है वो सेल के एक्सेस वाटर को एक्सपेल करने में हेल्प करता है और सम वेस्ट ऑफ द सेल, और सेल के कुछ वेस्ट को भी एक्सपेल करने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, चीजें समझ आ गई? बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ डायग्राम होता है भाई आपके वैक्यूल का। देखिए, ये आपकी कंप्लीट सेल है। ये क्या है भाई? कंप्लीट सेल है। अब इस सेल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक वाला, ये सारा पोर्शन क्या है भाई? वैक्यूल है। यानी इस सेल के अंदर जो लगभग 50 to 90% पार्ट को कवर करके रखता है वो कौन है? वैक्यूल है। इसके अंदर अमाइनो एसिड स्टोर होंगे, इसके अंदर प्रोटीन्स स्टोर होंगे, इसके अंदर लिपिड्स स्टोर होंगे और इसके अंदर दूसरे फूड आइटम्स भी स्टोर होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक स्टोर रूम ऑफ द
सेल होता है। दूसरी चीज क्या बताई थी कि जितना ज्यादा बड़ा वैक्यूल होगा वो सेल को उतना ही ज्यादा लार्ज कर देगा और उसकी रिजिडिटी को बढ़ाएगा, उसकी मजबूती को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर देखिए इस पर क्वेश्चन आता है, सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन से हैं और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल कौन से हैं, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से हैं भाई आपके, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनल जिन पर डबल मेम्ब्रेन लगी है वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अब बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की। तो पहला ऑर्गेनल कौन सा है, वैक्यूल, इस पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा क्या है, लाइसोसोम। तीसरा गोल्जी एपरेटस। चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। अगला क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, राइबोसोम और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। ठीक है, आगे बात समझ में, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का पता चल गया, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बता दिए और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल भी बता चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सेल डिवीजन क्या होता है। आप सभी को पता है, आपने सेल थ्योरी में पढ़ा होगा कि सभी सेल्स अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर ही बनती हैं। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनने का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आपके सामने कोई सेल है, क्या है भाई, सेल है। अब इसको अगर कोई नई सेल बनानी है तो इसका न्यूक्लियस स्लोली एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा और एक्सपेंड होने के बाद एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना लेगा भाई, 2 न्यूक्लियस बना लेगा। अब आपने कहावत सुनी होगी कि एक म्यान में 2 तलवारें तो रहती नहीं, है ना। तो जब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे तो अपने साइटोप्लाज्म को भी क्या करेंगे, अलग करेंगे। यानी अब साइटोप्लाज्म भी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा और एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी भाई, 2 सेल बन जाएंगी। अब आप देखिए ये जो 2 सेल बनी है वो अपनी पुरानी सेल से मिलकर बनी है और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखिए, इट इज प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल डिवीजन। ऐसी प्रोसेस जिसमें पुरानी सेल से एक नई सेल बने वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। अब ये जो सेल डिवीजन होता है वो भाई 2 तरीके का होता है। पहला होता है माइटोसिस डिवीजन, मोटोसिस यह है माइटोसिस, और दूसरा होता है मियोसिस डिवीजन। अब दोनों में फर्क क्या होता है, पहला क्या है माइटोसिस और दूसरा क्या है मियोसिस। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ और ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड माइटोसिस। देखिए, जो सेल्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है मेरिस्टेमेटिक सेल और दूसरी होती है परमानेंट सेल। ऐसा डिवीजन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि वो किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है। सपोज कीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा बड़ा होगा एक दिन, तो वो बड़ा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल कौन से डिवीजन से बढ़ेंगे भाई, माइटोसिस डिवीजन से बढ़ेंगे, क्योंकि यही डिवीजन किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा क्या है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 cells which have original genetic information। मियोसिस क्या है, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड्स होगी 2 बार, ट्वाइस 2 बार डिवाइड होगी टू प्रोड्यूस 4 cells। जब कोई सेल 2 बार डिवाइड होगी, एक सेल ने एक बार डिवाइड होगी कितनी सेल्स बनाई, 2 बनाई। जब ये 2 बार डिवाइड होगी तो 2 से कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी और जेनेटिक मटेरियल का हाफ हो जाएगा। इस तरह की प्रोसेस क्या कहलाएगी, मियोसिस डिवीजन कहलाएगी, और ये बर्थ के टाइम पे होती है, यानी जब जाइगोट बनता है, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये वाली प्रोसेस होती है, और जब बच्चे ग्रो करता है तो ग्रोथ के टाइम पे ये वाली प्रोसेस होती है जिसको माइटोसिस बोला जाता है। डायग्राम से समझिए, देखिए ये क्या है, एक मियोसिस डिवीजन है। देखिए यहाँ पर एक सेल है, एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स कितने हैं आपके, 4 क्रोमोसोम्स हैं,
अब ये 4 क्रोमोसोम्स कितने क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो गए? दो में, यानी दो बार एक सेल का एक बार डिवीजन हो गया। अब ये 4 क्रोमोसोम्स फिर से डिवाइड होकर अगली 4 सेल्स में पहुंच जाएंगे। देखिए पहली सेल डिवाइड हुई, ठीक है, डिवीजन से 2 सेल बन गई, यहाँ 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ क्रोमोसोम कितने रह गए? 2 इसमें रह गए और 2 इसमें रह गए, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स ने दोबारा से डिवीजन किया और 2 सेल से कितनी सेल बना ली? 4 सेल बना ली, जिसमें कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं? एक क्रोमोसोम्स इसमें है, एक क्रोमोसोम इसमें है, एक क्रोमोसोम इसमें है और एक क्रोमोसोम इसमें है, ठीक है भाई। तो इस तरह का डिवीजन क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। आप आगे क्लास में पढ़ेंगे डिवीजन को एक्सप्लेन करके, अभी केवल यही समझिए कि जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें सेल 2 बार डिवीजन करती है और जेनेटिक मटेरियल का हाफ हो जाता है। इस तरह के डिवीजन को क्या बोला जाता है? मियोसिस डिवीजन। आगे माइटोसिस समझिए, इसमें क्या है? सपोज कीजिए किसी सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो एक सेल केवल एक ही बार डिवीजन करेगी और एक सेल से कितनी सेल बना लेगी? 2 सेल बना लेगी, ठीक है। तो इस तरह का डिवीजन क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। और ये डिवीजन किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? ग्रोथ के लिए होता है। आई होप चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। यहां पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर के आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट, ठीक है। इससे आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। तो आई होप चैप्टर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो, ठीक है।